कि मायाजाल बुक के बारे में 3 क्वेश्चन है। किसकी दुनिया, किसका शासन, किसका पैसा। इस दुनिया को कंट्रोल कौन करता है, इसके बारे में बात करेंगे। इस दुनिया पे कंट्रोल है कुछ परिवारों का, जिसमें मुख्य परिवार है रॉथस्चिल्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, मोर्गन परिवार, स्किफ परिवार। मतलब सिर्फ में 13 परिवार ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को इस समय कंट्रोल करते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कंट्रोल करते हैं और ये कितने खतरनाक हैं और किस तरीके से पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल करते हैं। इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। इनके नीचे आते हैं सबसे शीर्ष पे हैं ये 13 परिवार, जिसमें कुछ परिवार मैंने आपको बताया, रॉथस्चिल्ड फैमिली, रॉकफेलर फैमिली एंड मोर्गन फैमिली, स्किफ फैमिली। 3-4 फैमिली का मैंने नाम बताया। उसके बाद इनके द्वारा 300 लोगों का आयोग बनाया गया है, जो ये जो आदेश देते हैं उस आदेश पे ये 300 लोगों का जो आयोग है वो इस आदेश पे काम करता है। फिर उसके नीचे आता है राजनीतिक, एक मिनट, ओके, उसके नीचे आता है विश्व का आर्थिक नियंत्रण। सबसे ऊपर क्या था, 13 फैमिली, उसके नीचे ये 300 लोगों का आयोग बनाया। उसके नीचे विश्व का आर्थिक नियंत्रण ये कैसे करते हैं, उसमें इनके द्वारा बनाया गया सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जिसको बोलते हैं, कर राजस्व, ब्याज राजस्व, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको बोलते हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल। और उसके बाद आती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, और मल्टीनेशनल कंपनीज के नीचे आती हैं हमारी सरकारें, हमारी मीडिया और हमारा एजुकेशन सिस्टम। सबसे नीचे कौन आता है, जनता, जिसे हम क्या कहते हैं, भेड़ बकरी। इनके द्वारा कहा जाता है ये भेड़ बकरियाँ, इन्हें जीने का कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये 13 परिवार इस पूरे विश्व पे अपना कंट्रोल रखे हुए हैं और आने वाले समय में और खतरनाक रूप से ये कंट्रोल करने वाले हैं। हमें लगता है कि आपके देश में सबसे ताकतवर क्या है, सरकार है, सरकार ही आपको कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये सरासर गलत है। सरकार के ऊपर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो सरकार को कंट्रोल करती हैं। उसके ऊपर जो है बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें सेंट्रल बैंक है और अन्य वर्ल्ड बैंक है। और फिर उसके ऊपर जो है इन 300 लोगों का आयोग है, और उन 300 लोगों के ऊपर है वो 13 परिवार जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हमें तो लगता था आज तक, आपको लगता था कि सबसे खतरनाक क्या है, सरकार है, सरकार से पावरफुल चीज़ कोई नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। आपको ये भी लगता था कि मीडिया सबसे खतरनाक है, ये भी गलत है। आपको लगता था कि एजुकेशन सबसे ताकतवर चीज़ है, ये भी गलत है, क्योंकि इन सब चीज़ों पर इन 13 लोगों का ही कंट्रोल है। जैसा वो चाहते हैं वैसा आप उस सिस्टम में ही, उन्हीं के सिस्टम में। आगे हम इस किताब में अभी लिखते हैं कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों ने एक रणनीतिकार समूह बनाया हुआ है, जो 300 लोगों का एक आयोग बनाया हुआ है, जो विश्व के सबसे अमीर और ताकतवर उप परिवार है। 13 परिवार, उसके बाद 300 उप परिवार, जो विश्व के शासकों के मंत्री के रूप में काम करते हैं। ये सभी अपने एक प्रतिनिधि लंदन शहर के पार्षद के रूप में नियुक्त करते हैं। 13 लोगों के आयोग में रोथस्चिल्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, मोर्गन परिवार, स्किफ परिवार प्रमुख है। बैंक, कैसे बैंक हम सबको गुलाम बनाए रखता है, हम सबको नहीं पूरे विश्व को कैसे गुलाम बना के रखा है, इस चीज़ के बारे में आगे इस किताब में बताया गया है। और इस किताब को अगर आप पढ़ोगे तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक, आगे लिखते हैं कैसे बैंकिंग सिस्टम आपको गुलाम बनाए, इस चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे और लाइन बाय लाइन चीज़ों को हम समझेंगे। फोर्ड कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि यह अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली के बारे में नहीं जानते हैं। अगर वो जानते तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह होते ही एक क्रांति हो जाती। हेनरी फोर्ड का कहना है कि अगर देश के लोग बैंकिंग प्रणाली को जानते या मॉनेटरी सिस्टम को जानते कि कैसे पैसा बनता है, कैसे बैंक पैसा बनाते हैं, इस चीज़ को अगर जनता जान जाए तो कल के कल एक बहुत भयंकर क्रांति हो जाएगी। तो ये बात क्यों कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम को जानने के बाद एक ऐसी क्रांति होगी जिसे रोकना असंभव होगा इन लोगों के। तो इस चीज़ को समझाया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैसा क्या है। देखिए, अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा 3 तरह के पैसे, ध्यान से देखिएगा। ये दिख रहा है, ये जो है ये पहले का है, चांदी का सिक्का है। ये देखिए, ये है 1919 का सिक्का है, ये 1919 का सिक्का है। और उसके बीच में ये है, ये जो है सेकंड वाला, ये आपका 1 रुपया है जिस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद ये 1 का सिक्का है जिस पे भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कुछ नहीं लिखा। और इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया, और उसके नीचे कुछ नहीं लिखा। लेकिन इन तीनों चित्रों में 3 रुपये का है। 1 रुपया चांदी का है जो भारत सरकार ने जारी किया है और जिसकी कीमत 1 तोला यानी 10 ग्राम चांदी है। दूसरे चित्र में आपको 1 रुपये का नोट दिखेगा, यह भारत सरकार ने जारी किया और इस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर है। तीसरी तस्वीर में 1 रुपये का सिक्का है और यह भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अभी जो मैंने तीनों सिक्के दिखाए, इन सिक्कों को मैं अभी इस वीडियो के ऊपर डाल दूंगा, आप उसको अच्छे से देखेंगे। तो ये तीनों जो सिक्के हैं ये असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किए गए हैं, जारी किए गए हैं। 3 सिक्के हैं, एक चांदी का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का है, और एक है 1 रुपये का नोट जिस पे लिखा है कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई। 3 नोट हैं, एक के मतलब एक का सिक्का है और एक चांदी का सिक्का है जिसका मूल्य 10 ग्राम है, और एक का नोट है जिसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का सभी नोट जो है वो आपको अलग तरह के मिलेंगे। इसमें पहला अंतर यह है कि भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। यानी जो 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का नोट और एक जो चांदी का सिक्का है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, और जो 2 रुपये से 2000 रुपये तक के जो नोट हैं उसको भारत सरकार नहीं जारी किया है, उसको जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक। और जो भारतीय रिजर्व बैंक जो जारी किया है उस पर हमारी भारत सरकार का क्या है,
हस्ताक्षर है, भारत सरकार ने उस पर गारंटी दी है। यानी जो आप 100 का नोट देखोगे, अभी उस वीडियो के ऊपर लगा दूंगा, तो उसमें लिखा रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नीचे लिखा रहता है 100 रुपये मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। यानी अगर इस नीचे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कहता है, इस तरह की बात आप 2 से 2000 के सभी नोटों में देख सकते हैं। मतलब यह है कि 100 रुपया नहीं है, सिर्फ 100 रुपये की रसीद है। अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक को दें तो ये आपको 100 रुपया देगा। यानी जो 2 से 2000 तक के नोट हैं, उसमें क्या है, उसमें लिखा गया है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। यानी ये जो नोट है ये असल में 100 रुपया नहीं है, बल्कि ये 100 रुपये का एक नोट है। नोट का मतलब एक वचन खंड है। वचन खंड का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैं एक कागज पे, इस कागज पे कोई कागज फाड़ के इस पे लिख दूं कि ये 100 रुपये का एक नोट है, और इस चीज को मैं बैंक के पास ले जाऊंगा, तब बैंक जो है मुझे 100 रुपया देगा। बट ये असल में 100 रुपये की नोट नहीं है, बल्कि ये 100 रुपये का क्या है, रसीद है। यानी ये 100 रुपये नहीं है, ये 100 रुपये का एक वचन खंड है। यानी इस चीज को अगर आप बैंक के पास ले जाओगे तो ये आपको क्या देगा, 100 रुपये देगा। ठीक है, तो असल में क्या है, 100 रुपये की रसीद है। और अगर 1933 से पहले जो आज का 100 रुपया है, अगर 1933 के पहले इस 100 रुपये को आप बैंक में ले जाते तो यह आपको 100 चांदी के रुपए देता। इस बात को आगे विस्तृत परंतु अब नहीं देगा। 1933 से पहले अगर ये 100 रुपये का आप नोट बैंक के पास ले जाते तो 100 चांदी के सिक्के देता, 100 चांदी के रुपए देता। बट अभी आप ले जाओगे तो नहीं देगा। इस बात को हम आगे समझेंगे। बैंकों का जन्म, कैसे बैंकों का जन्म हुआ। पश्चिमी देशों में लोग सुनारों के पास अपना सोना चांदी सुरक्षित रखते थे। अब हम बात करेंगे कि आखिर बैंकिंग सिस्टम में इतना फ्रॉड चल रहा है, तो फ्रॉड चलने से पहले जो है बैंकों का जन्म कैसे हुआ, मतलब बैंक शुरू में कैसे आए। तो पश्चिमी देशों में पहले लोग सुनारों के पास अपना सोना चांदी सुरक्षित रखते थे, बदले में वो रसीद देते थे। यानी जो पहले सिस्टम था कि लोग क्या करते थे, सुनारों के पास अपने सोने और चांदी को क्या रखते थे, सुरक्षित रखते थे। यानी सोने चांदी को सुनार के पास ले जाकर क्या रखते थे, सुरक्षित रखते थे। जब कोई सुनारों के पास 100 तोला चांदी के सिक्के यानी 100 रुपये जमा करने जाता था, तो बदले में उसे वह एक कागज की रसीद अपनी मोहर लगाकर देता था, जिस पर लिखा रहता था कि मैं धारक को 100 तोला चांदी देने का वचन अदा करता हूँ। यानी मान लो पहले शुरू में क्या होता था कि सुनार के पास लोग जाते थे, 100 तोला चांदी लेते थे, 100 तोला चांदी ले गए और सुनार के पास दिए, तो सुनार क्या करता था कि उन्हें एक रसीद देता था कि मैं रसीद देता था जिसमें ये लिखा रहता था कि मैं धारक को 100 तोला चांदी देने का क्या करता हूँ, वचन अदा करता हूँ। यह रसीद आज की नोटों की तरह ही थी, जिस रसीद को वह व्यक्ति अगर सुनार को वापस दे देता तो उसे 100 तोला चांदी मिल जाती। मान लो आप गए सुनार के पास, 100 तोला चांदी दिए, तो उसने क्या किया, आपको एक रसीद दिया जिसमें लिखा था कि मैं धारक को 100 तोला चांदी देने का वचन अदा करता हूँ। और यह रसीद आज की नोटों की ही तरह थी। धीरे धीरे इस रसीद पर लोगों का विश्वास बन गया, और कोई भी व्यक्ति यह रसीद लेकर जारी करने वाले सुनार के पास लेकर जाएगा तो उसे बदले में 100 तोला चांदी मिलेगी। इस प्रकार यही रसीद प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगी, और बहुत कम लोग असली चांदी सुनार से मांगने आते थे। मतलब क्या हुआ, 100 तोला चांदी कोई लेकर गया और उसके बाद उसे रसीद मिल गई, और जब ये रसीद का लोगों को ऐसा लगता था कि चांदी जो है सुनारों के पास सुरक्षित है, तो इसलिए क्या करते थे, रसीद ही एक दूसरे से ट्रांसफर करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि यह रसीद ही मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगी, और बहुत कम लोग जो है वो चांदी लेने सुनार के पास जाते थे। आमतौर पर उसे वापस लेने के लिए एक समय में 10% से भी कम लोग जाते थे। यानी जितना चांदी सुनार के पास है, तो उस चांदी को लेने के लिए मात्र 10% लोग ही एक साथ जाते थे। इसे देखते हुए सुनारों ने 10% अपने पास रखकर बाकी सोना और चांदी लोगों को ऋण में लोन के रूप में ब्याज देना शुरू किया। इस तरह सोना और चांदी अब अन्य लोगों के पास से घूमता हुआ वापस सुनार के पास आने लगा। यानी क्या किए, जैसे जितना चांदी मान लो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे 100 तोला चांदी है, और 100 तोला चांदी एक सुनार के पास गया, तो एक समय में 10% लोग ही उस चांदी को लेने आते थे। तो सुना क्या किया कि 10% यानी 10 तोला चांदी जो है रिजर्व में रखा, और 90 तोला चांदी किसी और को लोन में दे दिया। और इस तरह से एक सोने को कई बार ब्याज पर दिए जाने लगा। इस प्रक्रिया को बैंकिंग की भाषा में अंश रिजर्व बैंकिंग, फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है। इन लोगों को मनी चेंजर कहते थे। यानी 100 तोला उसके पास चांदी गया, 10 तोला रख लिया, 90 तोला लोन पे दे दिया। फिर 90 तोला जो लोन पे दिया वो घूम घूम के फिर वो 90 तोला उसी के पास आएगा। इस तरह से वो क्या किए, 10% ही चांदी रख करके 90% से वो मुफ्त का ब्याज कमाने लगे। सुनारे ने इस ऐसी व्यवस्था बनाई, जब कोई व्यक्ति रसीद के बदले सोने या चांदी मांगने आए तो उसे लौटा दिया जाए, और बाकी के सोने या चांदी जो आमतौर पर लगभग 90% होता था और सुनार के पास जमा रहता था, वो असली मालिक से बिना पूछे वो कर्ज के रूप में ब्याज कमाते थे। यानी 100 तोला चांदी लिए और 10 तोला रख लिए, और 90 तोला वो लोन पे देकर के उससे ब्याज कमाने लगे। मान लो कि किसी शहर में 100 तोला चांदी है जो एक सुनार के पास जमा है, इसमें से वह 10 तोला वापस देने के लिए रिजर्व में रखते थे, यानी 10 तोला अपने पास रखते थे, और शेष 90 तोला को लोन के रूप में ब्याज पे दे देते थे। ब्याज की दर अगर 6% वार्षिक भी हो तो 90 तोला चांदी का वार्षिक ब्याज 5.4 तोला बनता है। इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी की रकम सुनार ने जादुई तरीके से बना ली, लेकिन यह धोखाधड़ी यही नहीं रुकी। लोन 90 तोला चांदी लेने वाले व्यक्ति ने उसे खर्च किया। इस तरह चांदी बाजार में घूम करके फिर उसी सुनार के पास जमा हुई, उसका भी 10% रखकर बाकी का पैसा खर्च के रूप में दे दिया, जिस पर वो और ब्याज मिलेगा, और पैसे की मात्रा फिर से बढ़ गई। ऊपर की तस्वीर में आप देखेंगे कि 90 तोला चांदी में 9 तोला रखकर 81 तोला, और ऐसे करते करते क्या हुआ, असल में 100 तोला चांदी होते हुए भी 1000 तोला
जमा राशि के रूप में दिखाई देते थे, जिसके बदले 1000 तोला की रसीद देश में फैलने लगी, जिससे पैसे की मात्रा 100 से बढ़कर के 1000 हो गई। मतलब 100 तोला चांदी जो है घूम फिरा करके बार बार लोन पे दे करके, सिर्फ नाम का रसीद दे करके 100 तोला चांदी को रख करके 1000 तोला चांदी बना लिया गया। और रहस्यमय तरीके से 100 तोला चांदी होते हुए भी सुनार ने 900 तोला चांदी रहस्यमयी ढंग से कर्ज पे दे रखी है। 100 तोला चांदी ही उस बैंक में जमा हुआ था, लेकिन ऐसा एक टेक्निक लगाया जिससे 900 तोला चांदी और एक्स्ट्रा बन गए। और जब 900 तोला चांदी जब एक्स्ट्रा बन गए, जिस पर वह सालाना 54 तोला चांदी ब्याज के रूप में वसूलता है, परंतु असलियत में प्रक्रिया किसी और ढंग से घटित होती है, जिसे हमें किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं समझाया गया है। इसे आगे समझने का प्रयत्न किया गया है। अब तो हमने अभी तक बात की कि पहले ज़माने में कैसे होता था, कि कैसे किसी जगह अगर 100 तोला चांदी है तो क्या करता था, 10% रखता था और 90% क्या करता था, उसको 90 तोला चांदी को फिर कर्ज पे दे देता था। वो कर्ज अगर देता था तो जो कर्ज लेता था वो भी घूम फिर करके फिर इन्हीं के पास आता था, फिर उसी चीज़ को फिर दोबारा कर्ज में देते थे। ऐसे करते करते 100 तोला चांदी को ये 1000 तोला चांदी के रूप में बना दिए, यानी लगभग 10 गुना पैसा बना दिए। और उस पर अलग से कर भी, टैक्स भी, ब्याज भी लेते थे, ब्याज लेते थे। अब तो पहले ज़माने में ऐसा होता था। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक पैसे की प्रक्रिया। अभी पैसा कैसे बनता है। पहले के ज़माने में तो ऐसे धोखाधड़ी होती थी, अभी कैसे बनता है। तो 1960 के दशक में शिकागो फेडरल रिजर्व द्वारा आधुनिक पैसे की प्रक्रिया मॉडर्न मनी मैकेनिक्स नामक एक पुस्तिका में प्रकाशित की गई किताब है मॉडर्न मनी मैकेनिक्स। उसमें इस चीज़ को बताया गया है कि आज कैसे पैसा छपता है। उसमें साफ लिखा है कि बैंक वास्तव में जमा किए गए पैसे को कर्ज के रूप में नहीं देते। अगर वे ऐसा करते तो कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं बनता। वे लोन देते समय उधारकर्ताओं के लेन देन खाते में क्रेडिट के बदले वचन नोट स्वीकार करते हैं। मतलब इसका जो मॉडर्न मनी मैकेनिक्स किताब में क्या लिखा गया है कि असल में आपको लगता है कि आप किसी बैंक से अगर लोन लेने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि बैंक जो लोन दे रहा है वो आप ही के पैसे को दे रहा है। मतलब मान लीजिए मुझे लोन चाहिए और 3 लोग हैं, ठीक है। 2 लोग, एक आदमी 10 रुपये लोन दिया है, 10 रुपये आपने बैंक में जमा किया, दूसरा 20 रुपये जमा किया, टोटल 30 रुपये जमा किया। मुझे 30 रुपये लोन चाहिए तो मैं जाऊँगा, मुझे एलेट से 100 रुपये लोन चाहिए तो मैं जाऊँगा बैंक के पास। तो लोन कैसे देगा, बैंक के पास है कितना, 30 रुपया, ठीक है, और मुझे चाहिए 100 रुपया, बट बैंक लोन दे देगा। आपको लगता है कि बैंक जो है जो पैसा जमा किया है वही लोन देता है, बट ये बात गलत है। आगे हम समझेंगे कैसे गलत है। तो अगर वो ऐसा करते तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं बनता। लोन देते समय उधारकर्ताओं के लेन देन खाते में क्रेडिट के बदले वचन नोट स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो पहले से जमा पैसे को कर्ज में नहीं देते, बल्कि आपसे कहते हैं कि आप हमें ये वचन दो कि आप जितना पैसा ले जाओगे उस पर ब्याज समेत लौटा दोगे। आपकी इस वायदे के बदले एक रसीद काट कर देते हैं, जिसे आप पैसा मान लेते हैं। सुनार भी ऐसा ही करते थे, जिसे पहले समझाया गया। आप बैंक के पास लोन मांगने गए तो जो बैंक क्या करता है, बैंक आपको जो लोग जमा किए हैं पैसा उसको नहीं देता है। बैंक क्या करता है, आपसे एक वचन पत्र लिखवाएगा कि आप वचन दीजिए कि आप जितना पैसा ले रहे हैं उस पर 5% ब्याज करके या 10% ब्याज करके मुझे लौटा देंगे। तो आप लिख दीजिए कि हाँ भाई, मैं मान लो 1 लाख रुपये ले रहा हूँ, मैं 10% ब्याज देकर के आपको ये पैसा 1,10,000 एक साल बाद लौटा दूंगा। अब इस वचन पत्र को ही मान करके वो आपको एक रसीद देते हैं और ये रसीद आप पैसा मान लेते हैं, बट असल में वो पैसा नहीं है। असल में वो पैसा नहीं है, बल्कि वो आपके वचन पत्र के, आपके दिए गए वादे के ऊपर आपको सिर्फ क्या करते हैं, एक रसीद थमा देते हैं। आगे हम समझेंगे कैसे। हमने पहले जो प्रक्रिया देखी उसमें सुनार 10% रिजर्व करके बाकी का सोना चांदी कर्ज पे देता था, पर असलियत में वह सारा का सारा सोना चांदी रिजर्व के रूप में रखता था। अभी पैसे की मात्रा 100 ही थी कि ऊपर की चित्र में दिखाया गया। आगे की प्रक्रिया, जब कोई सुनार के पास पैसे लेना जाता था तो सुनार उसके वचन लिखवा लेता था कि वह व्यक्ति उधार गए पैसे को ब्याज सहित लौटाएगा। इस वादे को अपनी संपत्ति मानकर सुनार उतना पैसा नहीं देते हुए भी, उतना पैसा न होते हुए भी उतना पैसा देने की बात करता था, क्योंकि असल में उतनी चांदी तो सुनार के पास थी ही नहीं। जैसे अभी हमने पहले कहा कि पहले के ज़माने में क्या होता था। पहले के ज़माने में मान लीजिए 100 तोला चांदी था और 100 तोला चांदी को बना करके 1000 तोला चांदी जो है बाजार में घूम रहा है। मतलब 1000 तोला चांदी की रसीद बाजार में घूम रहे है उसके पास 100 तोला चांदी, बट वो एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि 1000 तोला चांदी का पैसा जो है मार्केट में, रसीद जो है मार्केट में घुमा रहा है। ठीक उसी प्रकार से अभी क्या करते हैं बैंक वाले, 10% ही पैसा जो है रिजर्व रखते हैं और उसको 10 गुना बना देते हैं। मतलब अगर मान लो, अभी हम इसको डाटा से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक मैं आपको बताऊंगा कि अभी इंडिया में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड एक होता है, जिसके हिसाब से ये होता है कि अगर बैंक जो है पैसा बनाती है तो अनलिमिटेड पैसा नहीं बना पाती है। मतलब बैंक के पास ये ताकत नहीं है कि वो अनलिमिटेड पैसा बनाए। बट बैंक पैसा कैसे बनाती है, बैंक के पास उतना ही पैसा बनाना होता है जितना उसके पास सोना है। अगर किसी बैंक के पास 1 किलो सोना है, जैसे 10 ग्राम सोना है, तो मान लीजिए आज 10 ग्राम का सोना का दाम कितना है, 1.5 लाख। यानी अगर किसी बैंक के पास 10 ग्राम सोना है तो वो सिर्फ 1,50,000 का ही नोट छाप सकती है, उससे ज़्यादा वो नोट नहीं छाप सकती है। असल में ये होता है गोल्ड स्टैंडर्ड नोट छापने का। बैंक के पास ये ताकत नहीं है कि वो अनलिमिटेड नोट छाप पाए। बट अभी हम बताएंगे कि वो अनलिमिटेड नोट कैसे छापती है। तो जैसे मान के चलिए आपके बैंक के पास 10 ग्राम सोना है तो वो 1,50,000 का ही नोट छापेगी। यानी 10 ग्राम सोने का दाम इस समय 1,50,000, तो 10 ग्राम सोना रह करके वो 1,50,000 का ही नोट छापेगी, उससे ज़्यादा नहीं छापेगी। तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक के पास, जो इंडिया में हमारा पैसा चलता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिभूत होता है, तो उसके पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है 880 टन सोना, 880 यानी 880 टन सोना है। तो 880 टन सोने का दाम इस समय कितना हुआ, तो 880 टन सोने का दाम इस समय हुआ लगभग
35 लाख करोड़। कितना हुआ? 35 लाख करोड़। तो 35 लाख करोड़ का जो है सोना हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो 35 लाख करोड़ रुपया ही नोट छाप सकती है। बट जो भारतीय रिजर्व बैंक है आज जनता को और सरकार को मिला करके इस समय 167 लाख करोड़, 2024 का डाटा है, 167 लाख करोड़ जो है कर्ज दे चुकी है। यानी नोट छापी कितना? 880 टन सोने का दाम है 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ का नोट छापी और कर्ज कितना दे दी? 1,67,000 करोड़। यानी लगभग जितना उसके पास नोट छापने की क्षमता है उसके लगभग 5, 6, 7, 8 गुना, यानी लगभग 9, 10 गुना। यानी ये जो है फर्जी नोट है, यानी ये हवा में बन गया है। मतलब मान के चलिए आपके पास 100 रुपये, मान के चलिए आपके पास 10 ग्राम सोना है तो आपके पास 1.5 लाख रुपए का ही नोट छापने का है। बट अभी हम आगे बात करेंगे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, पहले ये चीज़ें होती थी। गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना जो है आपके पास सोना है उतना ही आप नोट छाप सकते हो। बट 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद ये हो गया कि अब कोई भी बैंक जो है अनलिमिटेड पैसा छाप सकती है। आपको लगता है कि भारत सरकार पैसा छापती है, ऐसा बात नहीं है। भारत सरकार जो है, भारत सरकार को अगर जरूरत होता है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटेन में जो रोथशिल्ड परिवार, 13 परिवार का नाम बताया, उनके द्वारा वो कंट्रोल होता है। यानी असल में ये जो बैंक है वो भी क्या है? प्राइवेट है, कोई भी बैंक सरकारी नहीं है। आपको लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के अधीन है? नहीं है। सरकार का उस पर बहुत अल्प ही, उस पर क्या कहते हैं, बहुत कम उस पर दबाव है या उसके कंट्रोल में है। सबसे ज़्यादा कंट्रोल क्या करते हैं? वो रोथशिल्ड परिवार, जो ऊपर से अभी बताए थे कि 13 जो परिवार है वो उन लोगों को कंट्रोल करते हैं, उस बैंक को कंट्रोल करते हैं। तो असल में जो है भारत सरकार जो है अपना पैसा न छापते हुए उन प्राइवेट बैंक से अपना पैसा जो है उधार लेती है और उसका कर्ज जो है उसका ब्याज चुकाती है। और ब्याज कहाँ से चुकाती है? आपके और हमारे टैक्स से। सरकार जो है प्राइवेट बैंक से क्या लेती है? टैक्स, कर्जा लेती है और उसका जो ब्याज है आपके और हमारे टैक्स से ही चुकता करती है। तो आज हम बात करते हैं कि देश में इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई है, सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो सरकार है, कोई भी सरकार है, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या आम आदमी की भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती है। क्योंकि महंगाई जो है वो बैंक के हाथ में, बैंक कंट्रोल करते हैं। बैंक के हाथ में, बैंक आज क्या चाहे तो पूरे देश की गरीबी मिटा सकते हैं। बैंक के पास इतना पावर है कि वो अगर आज चाह दे तो आज पूरे देश नहीं पूरे विश्व की गरीबी मिटा सकते हैं। लेकिन वो नहीं चाहेंगे, और क्योंकि उन्हें इस चीज़ में मजा आता है। उनको ये लगता है कि हम लोगों पर राज करने के लिए बने हैं, हम लोगों को दबाने के लिए बने हैं। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी जैसे हम बात करें एक बार की बात है, जो लोन है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप लोन लेते हैं वो फ्रॉड लोन है। यानी जो बैंक है वो अनगिनत पैसा जो है अपने मन से छापते हैं। यानी उनके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है कितना पैसा छापना है, कैसे। हम बात करेंगे जैसे अभी आपको लगता है कि सरकार पैसे कैसे बनाती है। तो मान के चलिए, मान लो सरकार को 1,000 रुपये की जरूरत पड़ी, ठीक, मान लो सरकार को 1,000 रुपये की जरूरत पड़ी, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को 1,000 रुपये की जरूरत पड़ी, सरकार जो है जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जाएगी, वहाँ पे ये कहेगी कि आप मुझे 1,000 रुपया दीजिए, मैं इसको 10% या 5% ब्याज में आपको मैं लौटा दूंगा। तो जो सरकार जो है एक वचन पत्र देती है, जिसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। यानी एक वायदा करती है प्राइवेट बैंक से, एक वादा करती है कि हाँ आप तू हमको 1,000 रुपया था और उसके बदले में मैं 10% ब्याज पे उसका जो है कर्जा आपको अदा करूंगा। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। जो वादा करते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड। यानी 1,000 का बॉन्ड दी प्राइवेट बैंक के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, और वो क्या करते हैं उसके बदले में ये 1,000 रुपये लिख देंगे भारत सरकार के खाते में, ठीक है। अब जो 1,000 रुपये नोट छापकर भारत सरकार को दे जाता है। अब मान लीजिए कि भारत सरकार जो है बहुत ईमानदार है, आम आदमी पार्टी ईमानदार है, भाजपा कांग्रेस जो भी पार्टी है बहुत ईमानदार है, तो वे क्या करेंगी? जो 100% मान लो 1,000 रुपया लिया और 1,000 रुपया पूरी जनता को दे दिया, जनता की भलाई में दे दिया 1,000 रुपया। अब जो होगा जनता की भलाई में, मान के चलिए 1,000 रुपया दे दिया, सबके अकाउंट में आ गया 1,000 रुपया, मतलब टोटल 1,000 रुपया आ गया जनता में। अब जो जनता क्या करेगी? अपना पैसा जो है बैंक में जमा करेगी, ठीक है। सरकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक से कर्जा ली और वो जो कर्जा लेकर के अब ये जो पैसा है कर्जा लेकर के जनता में खर्चा करेगी, क्योंकि जनता के लिए पैसा ले रही है। अब जो 1,000 रुपया जनता के पास आया, अब जनता क्या करेगी? ये भी जाएगी और ये बैंक में पैसा डालेगी। अब जब ये बैंक में पैसा डालेगी तब क्या होगा? अब इस 1,000 नोट को रख करके अब पैसा जनता के पास पहुंचा, जनता इस पर 1,000 रुपये को व्यावसायिक बैंक जैसे ICICI बैंक हो गया, जैसे सिटी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या कोई भी बैंक जो है इसमें जनता क्या करेगी? 1,000 रुपये जमा करेगी और उसके बदले में बैंक क्या करेगा? आपके खाते में लिख दिएगा कि आप 1,000 रुपये आपके खाते में है, यानी जनता के खाते में 1,000 रुपये है। अब इस 1,000 के नोट को रख करके व्यावसायिक बैंक जो है 9 गुना ज़्यादा रुपये कर्ज पे देते हैं, 9 गुना ज़्यादा। भारत में ये तो 24 गुना तक है, यानी 24 गुना वो कर्ज दे सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ। शुरू से भारत सरकार को 1,000 रुपये की जरूरत पड़ी, वो कहाँ गया? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक के पास गया तो वहाँ से उन्होंने क्या किया? 1,000 रुपये बॉन्ड दिया भारत सरकार ने बैंक को, और उस बॉन्ड के बदले, उस वायदे के बदले, उस वचन पत्र के बदले 1,000 रुपये जनता भारत सरकार में लिखा। और भारत सरकार जो है मान के चलिए कि बहुत ईमानदार है, 100% 1,000 रुपये लेकर के जनता के अकाउंट में डाल दिया। अब 1,000 जनता के अकाउंट में आया, जो 1,000 रुपये जनता के अकाउंट में आया, फिर जनता क्या करेगी? उसी पैसे को इधर से उधर घुमा करके फिर बैंक में रखेगी, अपने ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या जो भी येस बैंक जो भी है आपका, जो भी व्यावसायिक बैंक है, सारे के सारे प्राइवेट है, कोई भी बैंक सरकारी नहीं है। जब भारतीय रिजर्व बैंक ही प्राइवेट हाथों में है तो ये तो जो गली नुक्कड़ चौराहे पे होते हैं बैंक, वो तो और मतलब प्राइवेट है। तो
अब क्या होगा, वो 1,000 के रुपए में जो व्यावसायिक बैंक है वो 9,000 रुपए क्या करेंगी, लोन पे दे सकती हैं। यानी उसका है 10 गुना जो है लोन पे दे सकती हैं। है 1,000 रुपया, लेकिन उसका 10 गुना। इंडिया में तो 24 गुना है। यानी अगर 4 रुपया अगर व्यावसायिक बैंक के पास जमा है तो 100 रुपया लोन पे दे सकती है, 25 गुना, 24 गुना। पैसे की मात्रा बढ़ने से आई महंगाई को रोकने का हवाला देकर अब केंद्रीय बैंक इस 1,000 रुपये को बॉन्ड को व्यावसायिक बैंकों को 1,000 रुपये में बेच देता है। जैसे अब क्या करता है बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक क्या कहता है कि अगर इतना पैसा अगर व्यावसायिक बैंक छापेंगे, ये जो गली नुक्कड़ चौराहे पे जो बैंक होते हैं इधर उधर कहीं आपको मिल जाएंगे बैंक इस समय, तो अगर ये इतना पैसा छापेगी तो भाई महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा ज़्यादा होगा। जब पैसा ज़्यादा होगा तो चीज़ों का मांग कम हो जाएगा, मतलब जब पैसा ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। और जब महंगाई बढ़ जाएगी, इस चीज़ का हवाला देते हुए क्या कहेगी कि जो भारत सरकार ने जो बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक को दिया था 1,000 वाला, अब वो क्या कहेगी कि ये जो बॉन्ड है मैं आपको 1,000 में दे देता हूँ। यानी आप मुझे 1,000 रुपया दो और मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो बॉन्ड भारत सरकार ने दिया है उस बॉन्ड को मैं क्या करता हूँ, आपको दे देता हूँ, आपको यानी ये व्यावसायिक बैंक को। अब क्या होगा, इसको कहते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस चीज़ को जैसे भारत सरकार को पैसे की जरूरत पड़ा, हो गया बैंक के पास, और बैंक को एक बॉन्ड दिया अपना, यानी वायदा दिया, जिसको बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद उस बॉन्ड ये पैसा खर्च होकर कहाँ आया, जनता के पास आया, और जनता जो है फिर बैंक में गई। अब जब भारतीय रिजर्व का कहना है, रिजर्व बैंक का कहना है इतना पैसा जब व्यावसायिक बैंक बनाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो उससे बढ़िया मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बॉन्ड भारत सरकार ने दिया है उस बॉन्ड को मैं 1,000 रुपये में बेच देता हूँ। किसको, व्यावसायिक बैंक के पास, जो ये गली चौराहे पे होती हैं। तो इसको क्या किया, 1,000 रुपया लिया और ये 1,000 रुपये में इस बॉन्ड को क्या व्यावसायिक बैंकों के पास बेच दिया। अब क्या होगा कि केंद्र बैंक द्वारा बनाया गया उसका 1,000 रुपया का नोट जो है उसके पास फिर वापस आ गया है। यानी उस बॉन्ड को 1,000 रुपये में क्या कर लिया है, वो फिर खरीद लिया, बेच दिया, तो 1,000 रुपये उसके पास फिर आ गया है। इस तरह केंद्रीय बैंक पैसे न बना करके सिर्फ एक बिचौलिए का काम कर रहा है, और जिसके बिना तस्वीर कुछ ऐसी होगी कि आपको ये बात साफ पता चलेगी, भारत सरकार को कर्ज की आवश्यकता जब पड़ती है तो वह केंद्रीय बैंक के माध्यम से व्यावसायिक बैंक को कर्जे का बॉन्ड देती है। और व्यावसायिक बैंकों के पास कोई पैसा ना होते हुए भी, इस प्रक्रिया में व्यावसायिक बैंक के पास 1 रुपया नहीं है, ना होते हुए भी जो भारत सरकार के खाते में वो पैसा लिख देते हैं, और खर्च करने पे वो पैसा भारत सरकार के खाते से अब जनता के खाते में आता है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि केंद्रीय बैंकों का काम सिर्फ खातों में लिखे गए पैसों की रिजर्व रखने के लिए बैंकों को आवश्यक पैसों की आपूर्ति करना होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसे बैंक कर्ज के रूप में देता है, और इसे पहले ही हम समझ चुके हैं। यानी सीधा सीधा ये बात है कि जो भी पैसा है वो व्यावसायिक बैंक ही बनाते हैं। 10% ही पैसा, 5% ही पैसा जो है भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, और उसका 10 गुना जो पैसा है उसी चीज़ को रिजर्व रख करके व्यावसायिक बैंक आपके खाते में लिख देते हैं और आप उसको पैसा मान लेते हैं। ठीक है। फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष मेनरिल एक्लिस 1935 में कहते हैं कि सरकारी बॉन्ड की खरीद में बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल नया पैसा बनाती है। यानी जो बॉन्ड का खरीदारी होता है उसमें जो है बैंकिंग मॉनेटरी सिस्टम, जो बैंकिंग प्रणाली है वो बिल्कुल नया पैसा बनाती है। जब बैंक सरकार द्वारा दिए गए 1 अरब डॉलर ये बॉन्ड खरीदता है तो सरकारी खाते में 1 अरब करोड़ डॉलर लिख देता है। इस तरह वे सिर्फ खाते में लिख करके 1 अरब डॉलर पैदा कर देते हैं। इनका कहना यह है, फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष जो है मेनरी एक्लिस का कहना है कि अगर सरकार को मान लो 1 अरब करोड़ डॉलर की जरूरत पड़ी तो क्या किया कि बैंक के पास गया और बोला कि मैं आपको ये वादा करता हूं कि मैं 10% ब्याज से इसको लौटा दूंगा, और इस वादे को बॉन्ड कर देता है, वो बॉन्ड देता है। और उसके बाद क्या करता है, जो बैंक है क्या करता है, सरकार के खाते में 1 अरब डॉलर जो है लिख देता है, ऐसे ही लिख देता है कि हाँ आपके खाते में 1 अरब डॉलर आ गया है। और इस तरह वे सिर्फ खाते में लिख करके ही 1 अरब डॉलर पैसा पैदा कर देते हैं। यानी ये जो पैसा है वो फर्जी है। वो पैसा कहाँ से बैंक लाया, उसके पास ना उसका गोल्ड है, उसका गोल्ड स्टैंडर्ड 1933 में खत्म कर दिया गया है। अब बैंक के पास ये है कि वो अनलिमिटेड पैसा बना सकता है। वो आज के आज एक कलम से जितना लिख दे, जितना एक के बाद जितना जीरो लिख दे उतना पैसा उसका हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग इतना कहना चाहेंगे कि जो सरकार एक बॉन्ड देता है और उस वायदे के मुताबिक जितना कह दे उतना उसके खाते में, सरकार के खाते में बैंक लिख देता है, और उसका सिर्फ 5% ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा बनाता है। 90% यानी 9 गुना 90% जो है पैसा जो है हवा में व्यावसायिक बैंक बना देते हैं। जो इस तरह से देश के 95% जो पैसे बनाने का काम जो है व्यावसायिक बैंकों का है। जो पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, SBI, जो भी बैंक है वो सिर्फ खातों में ही पैसा बनता है, लिखा रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक मात्र 5% पैसा ही बनाता है जो कागज के नोट के रूप में दिखाई देते हैं। यानी 95% जो पैसा है जो आप लोन लिए, जो जैसे भी है वो पैसा जो है सिर्फ बैंकों में लिखा है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो कैसे बना है कैसे नहीं बना। सिर्फ 5% जो पैसा है जो भारतीय रिजर्व बैंक बना रहा है वो पैसा जो आपके हाथ में नोट आता है। बाकी 95% सिर्फ आपके बैंक से बैंक में जाता है। एक नंबर है और नंबर सब उनके कंट्रोल में है, वो जितना चाहे उतना जीरो लगा करके आपको वो डिजिट सेंड कर सकते हैं। इस विषय पर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गॉलब्रेथ कहते हैं कि बैंकों के पास पैसे बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि दिमाग चकरा जाता है। दिमाग इसलिए चकरा जाता है क्योंकि हमें कुछ और ही सिखाया गया है। रॉबर्ट बी एंडरसन अमेरिका के वित्त सचिव जो है 1959 में कहते हैं, जब एक बैंक कर्ज देता है तो वह केवल कर्ज की राशि बैंक अकाउंट में लिख देता है। यह पैसे बैंक किसी और के जमा किए गए पैसों से नहीं देता है। यह पैसा उधार लेने वालों के लिए बैंकों ने नया बनाकर ही दिया होता है। यानी जो पैसा है पैसा बनाने का तरीका इतना सरल है कि दिमाग चकरा जाता है। जब आप बैंक के पास कर्ज लेने जाते हो तो कर्ज की राशि सिर्फ आपके अकाउंट में लिख देता है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो कहाँ से पैसा ला रहा है, उसके लिए कुछ रखा है कि नहीं रखा है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, फर्जी पैसा बनाता है। एक बार इसी चीज़ को लेकर के एक बार अमेरिका में डेली नामक एक आदमी था, उसने क्या किया था, $14,000 का जो है
लोन लिया था सरकार से, सॉरी बैंक से, $14,000। आज के लगभग हो जाएगा 21, 14 लाख, 10 लाख, लगभग 12 लाख हो जाएगा। तो 12 लाख रुपया जो है लोन लिया था, और उसने कहा कि मैंने लोन लिया, और उसने मना कर दिया लोन लौटाने के लिए, और वो जाकर के सरकार उसने कोर्ट में ये कह दिया कि बैंक ने उसे कोई असली पैसा दिया ही नहीं है। वो बैंक से क्या लिया, 14 लाख रुपए का, मान लीजिए 12 लाख रुपए का लोन लिया, और जाकर के बोला कि भाई कोर्ट में जाकर बोला कि मैंने कोई जो है, मुझे बैंक ने कोई लोन नहीं दिया। तो पहले तो सबको ये लग रहा था कि ये बकवास कर रहा है, भाई कोई लोन दिया तो लोन क्यों नहीं दे रहा है, बात बकवास कर रहा है। पर जब बैंक के मालिक JP मोर्गन ने माना कि बैंक तो लोन के पैसे हवा में ही बनाता है, तो न्यायाधीश मार्टिन मोहने चौकर बोले, जो वहाँ के कोर्ट के जज थे, उन्होंने बोला यह मामला मुझे धोखाधड़ी, फ्रॉड का लग रहा है, और फैसला डेली के हक में सुना दिया। उसने ये कहा कि ये लोन जो है फर्जी दिया गया है, और इस बैंकिंग व्यवस्था के लिए खतरा होता अगर सभी अपना कर्ज देने से मना कर देते। न्यायाधीश मार्टिन मोहने ने बाद में जब इस पूरी बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की, तो 6 महीने के अंदर ही रहस्यमयी ढंग से उन्हें जहर देकर के मार दिया।